फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज इनकम टैक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस इज वन ऑफ द फाउंडेशंस, वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। जब तक कि आप इंडिया में रेसिडेंट नहीं होंगे तो आपके ऊपर से बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगेंगे। रेसिडेंट को हर तरह का टैक्सेस इंडिया में, हर तरह का सिचुएशंस में इनकम टैक्स उसको इंडिया में देना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हु इज अ रेसिडेंट। ठीक है, तो रेसिडेंट किसको बोला जाएगा, तो आइए लेट अस डिस्कस। तो हु इज अ रेसिडेंट? अ पर्सन, अ रेसिडेंट इज अ पर्सन हु सैटिस्फाइज एनी ऑफ द टू कंडीशंस गिवन बिलो। रेसिडेंट एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा व्यक्ति है, यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स में एक आदमी यानी कि एक इंडिविजुअल भी रेसिडेंट, एक इंडिविजुअल भी एक पर्सन है, एक फर्म भी एक पर्सन है, एक कंपनी भी एक पर्सन है। तो ये लोग सभी कोई पर्सन्स की कैटेगरीज में आ रहे हैं। तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग इंडिविजुअल्स को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को, कंपनीज को, फर्म्स को और भी बहुत सारे एंटिटीज को हम लोग एक साथ इंक्लूड कर सकें। तो रेसिडेंट इज अ पर्सन हु सैटिस्फाइज एनी ऑफ द टू कंडीशंस गिवन बिलो। एनी ऑफ द टू कंडीशंस गिवन बिलो। सबसे पहला है he must stay in India for at least 182 days or more during the given previous year। यानी कि जिस ईयर के लिए आप रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपको 182 डेज या उससे ज्यादा दिन तक इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। जिन लोगों को ये कंफ्यूज कर रहे हैं जो लोग कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस एक है कि नहीं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। सिटीजनशिप सरकार से आपको मांगना पड़ता है, जैसे कि फेमस सिंगर अदनान सामी जी जो कि एक पाकिस्तानी नेशनल थे, उनको मांगना पड़ा इंडियन सिटीजनशिप, तो गवर्नमेंट उनको ग्रांट किया। तो गवर्नमेंट से मांगना पड़ता है, ग्रांट करना पड़ता है और कुछ लॉज हैं, सिटीजनशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से, उन प्रोविजंस के हिसाब से आप सिटीजनशिप आपको दे दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। आप रेसिडेंट बनना चाहते हो तो सिर्फ आपको दो क्राइटेरियाज में से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा जो कि सेक्शन 6 में दिया हुआ है। सारे क्राइटेरिया सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको क्लियरली बोला हुआ है कि आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा दिन तक आप रह जाओ इंडिया में। आप कोई भी देश के नागरिक हो क्यों ना, ठीक है, आप अगर यूएस के भी सिटीजन हो, आप अगर यूके के भी सिटीजन हो तो भी आप इंडिया में रेसिडेंट बन सकते हो। ठीक है, यू कैन बी एन इंडियन रेसिडेंट इन दैट केस। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 182 डेज या उससे ज्यादा दिन तक आपको इंडिया में रहना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द गिवन प्रीवियस ईयर। 60 दिन या उससे ज्यादा दिन तक आपको भारत में रहना है। ठीक है, अगर आप 182 डेज वाला क्राइटेरिया सपोज नहीं फुलफिल कर पाए तो इन दैट केस आपको मिनिमम आपको 60 डेज या उससे ज्यादा दिन तक इंडिया में रहना पड़ेगा। और साथ में आपको एक और एडिशनल क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट इज he must stay in India for at least 365 days or more during the 4 immediately preceding previous years। ठीक है, लास्ट 4 सालों में आपको कुल मिलाकर के 365 दिन तक आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, गिवन प्रीवियस ईयर में आपको रहना है 60 डेज और मोर, और लास्ट के 4 साल गिवन प्रीवियस ईयर में आपको रहना है 60 डेज और मोर, और लास्ट के 4 सालों में आपको रहना है 365 डेज और मोर। इन दोनों चीजों को आपको एक साथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसको अब से हम लोग सेकेंड क्राइटेरिया बोलेंगे, जबकि फर्स्ट क्राइटेरिया है 182 डेज वाला जो क्राइटेरिया है वो आप जो देख पा रहे हो वो फर्स्ट क्राइटेरिया है। और सेकेंड क्राइटेरिया में दो सब डिविजन है। पहला ये कि आपको कम से कम यहाँ पे रहना है 60 डेज वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और या फिर आपको 365 डेज और मोर वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा
ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, तभी जा करके आप इंडिया में सिटीजनशिप आपको रेसिडेंशियल स्टेटस आपको मिल पाएगा। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो आप देखिए। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 फॉर 68 डेज, 68 दिन तक वो रहा, 68 डेज वो रहा। He also stayed for 100 days each during the previous years 2016-17, 17-18, 18-19 and 19-20. Mr. X has fulfilled the second criteria, so he is a resident in India. वो second criteria को satisfy कैसे कर रहा है? देखिए, वो 68 days रह लिया इंडिया में, यानी कि ये जो second criteria का जो first सब डिविजन है, ये देखिए दो पार्ट है इसका, A और B। तो ए वाला क्राइटेरिया क्या कह रहा है? ए वाला क्राइटेरिया बोल रहा है कि आपको 60 दिन तक मिनिमम रहना है। तो मिस्टर ए ने कितना दिन तक रहे? वो 68 डेज तक रहे, दैट इज ग्रेटर देन 60 डेज। ये सबसे पहला पॉइंट उनको एडवांटेज मिल गया। अब दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है? ये दोनों साथ में, दोनों मिला करके सेकंड क्राइटेरिया हो रहा है। Both the things are to be taken together for the purpose of second criteria. Second बोल रहा है इसके साथ एक तरह से प्लस हो रहा है, ये क्राइटेरिया प्लस ये क्राइटेरिया, दोनों एक साथ सेटिस्फाई करना होगा आपको। तो यहाँ पे आपको सेकंड क्राइटेरिया का सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि he must stay in India for at least 365 days or more during the 4 immediately preceding previous years. तो 2021 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स हो गया, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। इन चारों सालों में क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने मिस्टर एक्स ने 100 डेज ईच रहा, यानी कि 100 दिन, मतलब 100, दैट इज 400 डेज, 400 दिन उनका टोटल हो गया। यानी कि 365 डेज और मोर वाला जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। तो जब तो टोटल हम लोग देख रहे हैं कि 400 डेज उन्होंने रह गए इंडिया में ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, तो विच हैज क्रॉस्ड द 365 डेज लिमिट ऑल्सो। तो 365 डेज कम से कम रहना था, वो 400 दिन रह गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का दोनों सब डिविजन, तो पहला जो फर्स्ट वाला जो सब डिविजन था, फर्स्ट वाला जो पार्ट था, दैट इज 60 डेज वाला पार्ट, सेकंड क्राइटेरिया का फर्स्ट पार्ट 60 डेज वाला पार्ट था, वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है। सेकंड क्राइटेरिया का सेकंड पार्ट, दैट इज 365 डेज वाला जो पार्ट था, वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है। इसीलिए मिस्टर एक्स हम लोग मान सकते हैं कि ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। तो ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-21। तो 2020-21 में वो यहाँ पे रेसिडेंट माने जाएंगे। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि क्या कोई एक्सेप्शंस है जहां पे आपको दो क्राइटेरियाज में से एक क्राइटेरिया कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाएगा, जहां पे आपको एक क्राइटेरिया नहीं भी फुलफिल करिएगा तो भी मतलब सिंगल एक क्राइटेरिया ही डिसाइड करेगा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो एक ऐसा एक्सेप्शन है, कुछ ऐसा एक्सेप्शन है, हम लोग अभी वो डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे सेकेंड क्राइटेरिया जो हम लोग डिस्कस किए हैं दैट इज 60 डेज वाला, और साथ में 365 डेज ड्यूरिंग 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स वाला जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाएगा, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्राइटेरिया यानी कि 182 डेज अगर आप इंडिया में रहते हो एटलीस्ट या उससे ज्यादा, तो ही आप इंडिया में रेसिडेंट कहलाओगे। वो वाला क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कि आप इंडिया में रेसिडेंट हैं या नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इन द फॉलोइंग केसेस द सेकंड क्राइटेरिया बिकम्स इररिलेवेंट। ठीक है, फॉलोइंग केसेस में सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ओनली द फर्स्ट क्राइटेरिया डिसाइड्स द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, विच इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। तो 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस, तो जिस प्रीवियस ईयर का हम लोग बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर
अगर आप इंडिया में रहते हो तो ही आप इंडिया में रेसिडेंट कहलाइएगा। सेकंड क्राइटेरिया 60 डेज वाला कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। देखिए ये सारे पॉइंट्स किसके लिए एप्लीकेबल होंगे? सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए एप्लीकेबल होगा। कोई फॉरेन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल तब तक नहीं होगा जब तक कि वो कोई इंडियन ओरिजिन वाला पर्सन ना हो जाए। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ना हो जाए। यानी कि ये सारे क्राइटेरियाज मेनली एप्लीकेबल है इंडियन सिटीजन्स के लिए, और कुछ सिचुएशंस में इन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कंसिडर किया जाएगा। तो हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ पर्सन हु वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया हिमसेल्फ, or any of his parents or any of his grandparents were born in undivided India. Now what is this undivided India? देखिए 1947 के पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरा एक सिंगल देश हुआ करता था। तो इसको हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कहीं पे भी जन्म लिया होगा, या उसका पेरेंट्स या उसका ग्रैंड पेरेंट्स, तो ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और 1947 के बाद तो देश अलग हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग हो गया। तो 1947 के बाद डेफिनेटली आपको आपका जन्म अगर इंडिया में हुआ होगा तभी आप इंडिया में आप सिटीजन कहलाइएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि द पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। तो ये सारा क्राइटेरिया किसके लिए एप्लीकेबल है जो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स के लिए इंडियन सिटीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, ही वर्क्स ऑन एन इंडियन शिप और एज अ क्रू मेंबर। कोई भारतीय शिप में आपको जॉब करना होगा एज अ क्रू मेंबर। ठीक है, क्रू मेंबर का मतलब हो सकता है वहां पे शिप में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, एज एन इंजीनियर आप वर्क कर रहे हो या कोई और टेक्नीशियन के हिसाब से आप काम कर रहे हो, तो एज अ क्रू मेंबर आपको यहाँ पे कोई इंडियन शिप में आपको जॉब करना होगा। और ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर एनी न्यू एम्प्लॉयमेंट, या फिर हो आप इंडियन सिटीजन हो और आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपको इंडिया के बाहर जाना पड़ा फॉर अ न्यू एम्प्लॉयमेंट, कोई नया जॉब के लिए, कोई नया नौकरी के लिए, हो सकता है कोई नया बिजनेस के लिए। न्यू एम्प्लॉयमेंट में जॉब और बिजनेस सब इंक्लूड हो जाएगा। न्यू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो इंडिया में पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस इंडिया में है और उसी के सिलसिले में आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि ये न्यू एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लीजिए कि आपका कोई इंडिया में कोई जॉब पहले से है, उसके सिलसिले में अगर आप इंडिया के बाहर जाओगे तो इट्स नॉट अ न्यू एम्प्लॉयमेंट। एक ऑल टुगेदर न्यू जॉब होना चाहिए, ऑल टुगेदर न्यू बिजनेस होना चाहिए, तभी ये न्यू एम्प्लॉयमेंट वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसके बाद थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे थे, और ही और एनी ऑफ हिज, ये इंडियन ओरिजिन का क्राइटेरिया मैंने लिखा है, ही और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। यानी कि आप खुद या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि आप या फिर आपके पापा मम्मी में से कोई, या दोनों का दोनों, या आपके दादा दादी या नाना नानी में से कोई, या सब के सब। ठीक है, तो वो अगर अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हैं तो यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो दैट इज ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब होता क्या है, इंडियन ओरिजिन के लोगों को इंडिया का बड़ा याद आता है, कभी कभी उनको मन करता है इंडिया कैसा है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखने का उनको मन करता है, तो वो लोग इंडिया में आना चाहते हैं एज अ विजिटर, तो विजिट करना चाहते हैं, हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन लैंड। तो वो लोग 182 डेज तक निश्चिंत होकर के इंडिया में रह सकते हैं विदाउट अट्रैक्टिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिया। रेसिडेंशियल स्टेटस अट्रैक्ट होने से खाली एक ही दिक्कत होगा, आपका पूरा वर्ल्ड इनकम करेंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आप पूरे दुनिया में कहीं पे भी कोई भी पैसा कमाओगे, वो पैसा इंडिया में आकर के टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसी से बचाने के लिए इस तरह का एक्सेप्शनल रूल्स को फॉलो किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का टैक्सेबल इनकम को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप एक रेसिडेंट हो इंडिया में तो आपका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। तो आइए देखते हैं इस चीज को। इस चीज का मतलब क्या है, रेसिडेंट्स ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। ठीक है, ही कैन अर्न इनकम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट ऑल सच इनकम इज टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। यानी कि वर्ल्ड के किसी भी कोने से कहीं से भी आप अर्निंग करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है,
वो सारा पैसा इंडिया में टैक्सेबल मान लिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इज ए रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 ही अर्न्ड द फॉलोइंग इनकम्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम यूएसए उनका 10 लाख रुपया का है, इनकम फ्रॉम यूके उनका 20 लाख रुपीज का है, इनकम फ्रॉम इंडिया उनका 20 लाख रुपीज का है। सब जोड़ करके टोटल इनकम आ रहा है 50 लाख। ये पूरा इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम इन इंडिया है, यानी कि इंडिया में आपको पूरा 50 लाख रुपीज का टैक्सेबल इनकम मान लिया जाएगा और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया।